हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास नंबर 6 साइंस की बुक है, भोजन के घटक। दोस्तों हम इस चैप्टर का लगभग 65% कवर कर चुके हैं। अभी 35 बचा हुआ है जो हम आज कवर कर लेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन आंसर बचते भी हैं तो हम कल कवर कर लेंगे पूरे चैप्टर का रिविजन करने के बाद। दोस्तों वही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो बातें कि ये किताब है और इसे सीरियल वाइज देखना। एक भी लेक्चर अगर आप स्किप करोगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाती है अगला चैप्टर। तो इसीलिए आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी सीक्वेंस से लेक्चर देख रहे होंगे। चलिए अब हम आगे जहाँ हमने कल स्टॉप किया था उसी से कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो हम पढ़ चुके थे रुक्षांश किन्हें कहते हैं। रुक्षांश हम उन पदार्थों को बोलते हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, विटामिन नहीं मिलते, प्रोटीन नहीं मिलती, फिर भी वे हमारे खाने को बढ़ाते हैं और हमारे जो अनपचा खाना है जिसको हम पचा नहीं सकते या जो बेकार खाना है उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि पपीता और भी चीकू है। चीकू में विटामिन पता नहीं कौन सा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे ये हैं फल फ्रूट जो हमारे भोजन को एक्सटेंड करने, बढ़ाने में, मात्रा बढ़ाने में और उनको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। चलिए अब इसी से आगे स्टार्ट करते हैं। ये कौन है? ये है। चलिए, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल जो है, जो भोजन में जो पोषक उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, किसी में विटामिन होता है, किसी में कैल्शियम होता है, उनको क्या करता है, अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र या पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो पसीना आएगा क्या? नहीं आएगा। टॉयलेट आएगा? नहीं आएगा। तो ये जल है, हमारा जो मल मूत्र है, इनको बाहर निकालने में हमारे शरीर की हेल्प करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। द्रव रूप का मतलब क्या? लिक्विड फॉर्म में हम पानी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, कोई जूस पी लेते हैं, मौसमी का जूस पी लेते हैं। इनसे हमारी जल की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो हम पानी तो या ग्लूकोन डी ये तो हम पीते ही रहते हैं। चाय, दूध, इनसे भी हमें जल की पूर्ति होती है। उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। आदि का मतलब है और भी कुछ बहुत सारे चीजें हैं जो हम यहाँ लिख नहीं सकते। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। मतलब हमें ये तो जल प्रदान कर ही रहे हैं, क्या कोई दूसरा ऐसा सोर्स भी है, ऐसा स्रोत भी है, ऐसा रास्ता भी है जिससे हमारे शरीर को पानी मिल रहा हो? देखकर क्या करते हैं। देख, क्रियाकलाप 3। एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल ले, अपने हाथ में लो, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लो। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं, मेरे भी होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ध्यानपूर्वक का मतलब है कि उसका हर एक पॉइंट, उसमें क्या बदलाव आ रहा है। ध्यानपूर्वक का तो मतलब हो गया। और निरीक्षण का मतलब है उसकी डीप नॉलेज के सर, जैसे कि चावल धोए इतने टाइम धोए, इतने ना धोए, मतलब बिल्कुल उसके जड़ तक की जानकारी सही तरीके से नॉलेज लेना, वो है निरीक्षण करना। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? ऐसा कोई सा फल है? हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जैसे कि अब हम सेब खाएं या अनार खाएं, मौसमी खाएं, ये सब क्या है, ये हमारे जल की कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में या लगभग काफ़ी सारी पूर्ति कर देती हैं। इसके अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी का यूज़ होता है। तो कई खाद्यों को पदार्थ पकाते समय उसमें भी जल होता है। कुछ तो उनको अंदर ही जल है,
सपोज करो जैसे कि घिया, तोरी, इनके अंदर जल की मात्रा तो है ही है, प्लस इन्हें जब पकाएंगे तब और पानी डाल देंगे। मेथी, पालक, सरसों सब में जब जल की मात्रा होती है। संतुलित आहार, तो हमने देख लिया हमें जल की पूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। कुछ तो कच्चे में होती है जब हम सलाद वगैरह खाते हैं या पानी पीते हैं या फलों खाते हैं, कुछ हम जब पकाते हैं तब उसमें जल डाल देते हैं। तो लगभग हमें जल की पूर्ति तो इन्हीं से ही हो जाती है, उसके बावजूद भी हम पानी पीते रहते हैं, जल की कमी ना हो पाए। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि पूरे तुमने बर्गर खाए गए, चाउमीन खाए गए, चिली पोटैटोज, मोमोज वगैरह खाए गए तो वो आहार है। देखिए ये आहार तो है, हम खाने को आहार कहते हैं, लेकिन अच्छे खाने को उसे कहते हैं संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर की बढ़ोतरी, हम हष्ट पुष्ट रहें और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, इसके बनाए रखने के लिए हमें आहार में सभी पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हर एक चीज़ चाहिए। सपोज करो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ना लूँ 2 दिन से, क्या होगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी, बीमार पड़ जाऊंगा। तो उचित मात्रा का मतलब है लिमिटेड उसमें। अगर मैं खाली कार्बोहाइड्रेट खाए जाऊँ तो मेरे प्रोटीन कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी। तो हर चीज़ एक लेवल में लो, तो इसलिए कहा कि उचित मात्रा में होने चाहिए हमारे हम जो खाना खा रहे हैं। अब आप बताओ, हम पूरे दिन चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट तो होगा मात्र 1-2% होगा, लेकिन हमें चाहिए सपोज करो 5%, तो वो तो नहीं मिलने नहीं वाला। या उसमें प्रोटीन है मैदा में? नहीं है। उसमें विटामिन है? नहीं है। तो हमें एक अच्छा भोजन खाना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ और अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए। उस अच्छे, जैसे कि देखो आने वाले टाइम में अच्छे भोजन को ही हम संतुलित आहार बोलेंगे, मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम। यानी कि जैसे कि तुम खाना मान लो, खाना ना तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते, ज़रूरत से ज़्यादा खा तो सकते हो लेकिन वो तकलीफ़ देगा, और ज़रूरत से कम भी खाने पे तकलीफ़ देगा, उसमें भूख लगती रहेगी, ज़्यादा खाने पे आपको दर्द होगा। तो हम एक मेंटेन रखते हैं कि ये जिस हिसाब से हम खाना बिल्कुल उसी हिसाब से खाते हैं कि ना कमी पड़े ना ज़्यादा हो। उसी प्रकार ये तत्व भी हमारे शरीर में उतने ही लिमिटेड मात्रा में जाना चाहिए, जो ना तो कमी हो ना ही बढ़ोतरी हो। सपोज करो अगर किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से हमें कोई रोग हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी विटामिन की बढ़ोतरी हो जाती है तो भी उससे हमें कोई रोग हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ मेंटेन वाली स्थिति रखनी है, लिमिटेड ये सब चीज़ खानी है, ठीक। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। यानी कि पर्याप्त मात्रा का मतलब जितना हमें चाहिए, जितना हमें ज़रूरी है, कम से कम उतना तो हो पानी, या जितना हमें चाहिए रुक्षांश, जितना हमें हमारे शरीर को आवश्यकता है, जितनी हमारा शरीर डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसे बिल्कुल एंड मोमेंट में कम से कम थोड़ा तो दो। तो ये क्या है, हमें पर्याप्त मात्रा में वे भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार जान के, संतुलित का मतलब बैलेंस करने वाला, हर चीज़ बैलेंस करने वाला। आहार मतलब भोजन, तो भोजन से तो हमें हमारा शरीर ही बैलेंस होता है, तो हमारे शरीर को हर तरीके से मेंटेन करने वाला जो भोजन होता है उसे कहते हैं संतुलित आहार। मतलब आप समझ गए होंगे अब संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिए, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु में उम्र के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या यार मजा की बातें कर रहे हो? अगर मैं 2 साल के बच्चे को डबल रोटी खिला दूंगा वो ठीक रहेगा क्या? या फिर मैं बुजुर्ग हमारे बड़े दादा को जो वो खिला चिकन या वगैरह जो भी कुछ है जो हार्ड है वे खिला दूँ, उनके लिए वो ठीक नहीं होगा। तो हमारा जो आहार है वो एज देखकर होता है। अब कोई होता है 20 साल का जवान ठीक ठाक, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि उसकी वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता है और उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, मात्रा में चाहिए होती है। अब कोई बच्चा है 6-7 साल का, खेलता वो भी है, एनर्जी वो भी है, उसको भी ठीक ठाक चाहिए लेकिन उसके लेवल का। अब जो मतलब हम जैसे कि मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों की तुम खुराक देखना, वो एक टाइम में मुश्किल कम से कम 5 या 6 जो चपाती हैं
या रोटी हैं वे तो खाते ही हैं। अब 5 या 6 रोटी कोई 6 साल का बच्चा खा सकता है? नहीं ना। अब तुम कहोगे सर मेहनत तो वो भी करता है, मेहनत तो वो भी करता है, लेकिन उसका शरीर छोटा है, उसके पार्ट छोटे हैं, उसको जितनी ऊर्जा चाहिए वो उन 2 रोटी से मिल जाती है। जो 20 साल का व्यक्ति है उसके पार्ट बड़े हैं, उसका शरीर बड़ा है, उसको जितनी ऊर्जा चाहिए उसको उन 6 रोटी से ही मिलेगी। इसलिए आप सोच सकते हो कि हर आयु यानी कि हर उम्र के व्यक्ति को अलग अलग क्वांटिटी में भोजन की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? हाँ जी, हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर ही डिपेंड करता है। अब अगर तुम खाना खा लेते हो रात को, सुबह खा लो 8 बजे, और तुम कोई काम मत करो, तो इसका मतलब क्या? हमने जब एनर्जी वेस्ट ही नहीं की तो जो खाने से जो एनर्जी बची है वो नुकी नहीं है, तो हमें भूख अब दोपहर में कम लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी तो नुकी नहीं रखी है, वेस्ट करी ना, हल्की मुल्की हुई होगी हमारे जो शारीरिक कार्य होते हैं उनके लिए, तो उसमें खराब हो जाती है। लेकिन लगभग जो डेली हम भूख लगती है उसके लिए तो एनर्जी बची हुई है हमें, तो भूख तो लगने की नहीं। तो क्या कहने वाले हैं ये, हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर डिपेंड करता है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी, उतने ही अच्छा हमें पोषक तत्वों से भरा भोजन चाहिए। 1 सप्ताह की अवधि यानी कि 1 सप्ताह के समय में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए। चार्ट बनाना या सारणी तैयार करना या सूचीबद्ध करना बात एक ही है। एक प्रकार की टेबल बनाना कि संडे में हमने ये खाया था, ये दोपहर का टाइम खाया था, ये शाम का टाइम खाया था। मंडे में सुबह ये खाया था, दोपहर ये खाया था, शाम का टाइम खाया था। अब ये चार्ट इस तरीके से बनते हैं। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। सभी पोषक तत्व का मतलब है कि विटामिन भी उपस्थित हैं, प्रोटीन भी हैं, या कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, खनिज लवण भी है, रुक्षांश भी है, ये सब चीज़ उपस्थित है। अगर हैं तब तो हमारा भोजन संतुलित है, हम मेंटेन हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही, हमें कोई बीमारी लगती नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम वो लेते हैं ना ये विटामिन, ये हमारे रोगों से लड़ने में भी सहायता करते हैं। दोस्तों लाइट आ चुकी है, मैं पहले लाइट ऑन कर लूँ। चलिए, थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा वैसे, ठीक है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। अरे सर ये तो हमने प्रोटीन में पढ़ा था, प्रोटीन ही इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर अगला चलते हैं, वैसे यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैं याद करा रहा हूँ, पिछला देख ली। देखिए आपको ये जो है, देखो मटर, चना, मूंग, तुरर दाल, ये सब दालें तो हैं। और देखिए यहाँ जो है प्रोटीन के कुछ स्रोत, तो ये प्रोटीन ही तो हैं। आगे चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक। दक्षिणी भारत का मतलब है, एक दिन मैं आपको मैप दिखाऊंगा कि भारत दक्षिण भारत किस तरीके से, उत्तरी भारत की तरह, पूर्वी भारत की तरह, पश्चिम भारत की तरह, एक दिन मैप दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप अभी से याद कर लो। किण्वित भोजन, किण्वित भोजन का मतलब है, किण्वित का मतलब क्या था, किण्वित या अंकुरित होना, बात एक ही है। जैसे कि अब जो होता है ना कि चने जब हम फुले देते हैं और उसमें अंकुरण हो जाता है, उसकी हम कुछ चीज़ बनाएं, वो होता है किण्वित भोजन। और बताया गया था कि वो भी हमारे लिए मतलब अच्छा होता है पोषक। आटे का मिश्रण, आपने मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बनी होती है ये सब चीज़। केला, पालक, सत्तू के बारे में पापा जी या मम्मी जी से पूछना, तो इस बारे में वे अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। सत्तू एक आटे का ये मतलब क्या है, अन्न का ही प्रकार है, एक मीठा लगता है। गुड़ उपलब्ध, सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यही तो हैं जो हमें पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, और हम डेली में यही खाते हैं नॉर्मली। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे अगर आहार चाहिए तो वो डेली की डेली केले का जूस ही पिएगा, अंडे ही खाएगा, या मतलब नहीं पनीर ही खाएगा, चिकन ही खाएगा। हम कम खर्चे में, अल्प व्यय का मतलब है कम खर्चा। ये जो एग्जाम्पल दिए हुए ना, ये कम खर्चे हैं उनके अपेक्षा, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिए। तो हम ये बताया गया कि हम कम खर्चे में भी उतना ही पावरफुल, उतना ही पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन ले सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। सीधी सी बात है कि हम, ठीक है, हमें ज़रूरत है, सपोज करो
कि विटामिन सी की, तो हमने आंवला वगैरह ये जो भी है खा लिया, या जिसकी भी ज़रूरत है और वो उस सब्जी में इन्वॉल्व है, हम उसे बनाने लग गए, तो क्या होता है कभी कभी हम ज़्यादा पकाने से उसकी जो विटामिन या प्रोटीन है ज़्यादा पकाने से ख़त्म हो जाता है, या कम पकने से स्वादिष्ट कम हो जाता है। स्वादिष्ट कम होगा तो हम कम खाएंगे, जिससे हमें एनर्जी कम मिलेगी। तो इसलिए मतलब खाना अच्छा और सही तरीके से पका भी होना चाहिए। पहेली, पहेली देखिए, पहेली आप हो, पहेली आप हो, पहेली यानी कि आप यह जानने के लिए उत्सुक हो। उत्सुक का मतलब है एक चाह होती है ना मन में कि सर जल्दी से ये बता दो, जल्दी से ये बता दो, हमें चैप्टर ख़त्म करना है, ये एक मन में चाह होती है कुछ जानने की। तो आपके मन में ये उत्सुकता है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, उनके लिए जो जो चाहिए, जो उनके लिए खनिज सब देखिए प्रोटीन व्रोटीन जो भी चाहिए उनको, उनके लिए उनके जो भोजन है उनमें भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सपोज करो हम जैसे कि गाय को खिलाते हैं, गाय को क्या खाली मात्र घास खिलाते हैं? नहीं ना, उसको खल चोरी खिलाते हैं ना, बिनौले खिलाते हैं, ताकि हमारी गाय अच्छा दूध दे, उसको भी अच्छा फील होता है। इसलिए उनको भी ये सब चीज़ आवश्यकता होती है और उनके लिए अलग अलग पदार्थों में होता है। सर पोषक तत्व नष्ट न हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल सर, वैसे अभी जानते नहीं हैं, लेकिन आप सर आप बताओगे तो हम जान जाएंगे। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम अपने जो नुकसान करते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जो कहते हैं कि जो सेब है उसको बिना छीले खाओ। बिना छीले का मतलब क्या? उसका जो छिलका है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सेब से मिलने वाला तत्व है वो होता है, और हम सबसे ज़्यादा उसे छीलने के बाद वो मात्रा अगर पूरे सेब में वो एक 100% मान लो, पूरे सेब में 100% कुछ चीज़ है, तो उस 100 में से लगभग 30 या 40% तो उसके छिलके में है। अब वो छिलका तुमने उतार कर फेंक दिया तो तुम्हारे पास कितना आया? 60% मात्र, जबकि तुम्हें लेना तो 100%। तो इसलिए देखिए एग्जाम्पल इसमें ही होंगे। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है, देखिए जो उनके अंदर प्रोटीन था वो छिलके के अंदर था, छिलका उतार दिया, उसके बाद जो धोया जाता है तो फलों को धोया जाता है, तो यह संभव है कि उनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जो कहते हो कि जो ये आलू हैं, इन आलू गाजर मूली, ये सब क्या नो काटने से पहले धो लो, छीलने से पहले धो लो, ताकि गंदगी पहले से पहले दूर हो जाए, उसके बाद जो उसका प्रोटीन है वो बचा कुचा यहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ये काटने से पहले ही सब्जी धोई जाती है, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों में को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। चावल दाल में भी ऐसा होता है, जिससे अगर हम ज़्यादा चावल को धो देते हैं तो उसमें जो हमें विटामिन ए मिलने वाला होता है, कार्बोहाइड्रेट जो मिलना होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है। तो इसलिए हमें मतलब लिमिटेड टाइम में, मतलब ऐसा नहीं कि अंदर तुम धोए जाओ, वो फ़ायदा ही क्या फिर जब उसमें से कुछ मिलने नहीं वाला। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, ठीक है, इसे पचाने में आसानी होती है, ये भी सही है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है, बिल्कुल होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो लाभदायक जो प्रोटीन है वे तो जल में घुल गए, और जल हमने फेंक दिया तो क्या बचा? उसमें तो कुछ भी नहीं बचा, वो तो खाली एक रुक्षांश मान लो, जो हमें ना तो कुछ देने वाला है, बस खाली खाने की क्वांटिटी बढ़ाने वाला है। तो ये क्या होता है, कई लाभदायक प्रोटीन या खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा नष्ट होता है पकाने से, किसी भी चीज़ में गर्मी से वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो हम जो विटामिन सी है उसकी पूर्ति हम कच्चे पदार्थ खाकर करते हैं, ताकि हमारा पकाना ना पड़े और विटामिन सी की पूर्ति हो जाए। और विटामिन सी आप पाया किस में जाता है? तो इसलिए पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। और तुम जानते भी हो खट्टे कौन कौन से होते हैं? नींबू या फिर अमरूद तो खट्टा नहीं है, लेकिन अमरूद में पाया जाता है। अमरूद में, हरी मिर्च में, नींबू में, आंवला में, टमाटर में, इसमें सब क्या विटामिन सी पाया जाता है। तो इसलिए हम कच्चे पदार्थों में, सलाद में नींबू का, टमाटर का यूज़ करते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करें? बिल्कुल उचित का मतलब है ये पूछ रहे हैं क्या ये सही नहीं होगा
क्या ये सही है या नहीं कि हम अपनी जो खाना खाते हैं उसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें? कहोगे कहाँ, सही तो है, अच्छी तो बात है। बोझो ने सोचा, बोझो एक आदमी है जो कि आप ही हो, उसने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। क्या सोचा कि हर टाइम वसा युक्त यानी कि एनर्जी बहुत मिलेगी, एनर्जी बहुत मिलेगी, खाना खाते रहो, खाना खाते रहो। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है, ऐसा हमने पढ़ चुके हैं। क्या ऐसा नहीं होता? होता है। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेठा आदि प्रचुर वसा युक्त यानी कि जिनमें वसा भरपूर मात्रा में है भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो उसके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा अधिकतम होगी? कार्बोहाइड्रेट की। और जो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट या कोई भी ऐसा तत्व लिमिटेड ही ठीक होता है, ना तो वो ज़्यादा होता ना ही वो ठीक मतलब कम हमारे लिए यूजफुल होता, हमारे लिए सही होता। इन्होंने और तो कुछ खाया नहीं, माने कि मतलब एक तो प्रोटीन नहीं लिया, विटामिन नहीं लिया, चलो ठीक है, प्लस जो भी लिया वो अधिक मात्रा में ले लिया। अब देखिए अब इसका क्या साइड इफेक्ट होता है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह का मतलब है इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है कि वो गलत था। इतना अधिक वसायुक्त खाना भोजन हमारे लिए नीचे है कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। अब तुम ये चीज़ जान चुके हो कि मोटापा किससे बढ़ता है? वसा से। वसा खाने के लिए इन्होंने क्या खाया था? तली हुई चीज़ें। तो इसका मतलब क्या? तेल में या फिर मतलब जो भी रिफाइंड में, इनमें क्या होता है? वसा युक्त मतलब वसा होती है बहुत मात्रा में। तो अब तुम क्या कहोगे कि तेल या पूरी, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े, इनमें सब क्या होते हैं? मोटापा बढ़ाने वाले के लिए वसायुक्त होता है, वसायुक्त भोजन है ये। अभावजन्य रोग। अभाव का मतलब मैं बताते हैं कमी। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, मतलब उसे जो खाने के लिए चाहिए वो मिल रहा है उसे, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। कभी कभी यदि यह कमी लंबी अवधि तक, लंबे समय से चलती आ रही हो तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। सपोज करो आपको विटामिन सी चाहिए, आपने आज कुछ सब्जी दाल बना ली या अंडे बना लिए, अगले दिन कुछ और बना लिया, और तुम सलाद जो लेते हो वो तुम ले नहीं रहे हो। तो एक दिन ना खाया, 2 दिन ना खाया, 3 दिन ना खाया, अब ऐसे कंटिन्यू होता चला गया, तो उसमें क्या होगा? आपको पता भी नहीं चलने का और आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी। इसलिए इसका नाम अभावजन्य रोग पड़ा, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कब खो गया और उसका कमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। विकृतियां मैंने बताया था कि शरीर का ढांचे का अलग मतलब डिसबैलेंस हो जाना, हाथ में फालिश मार जाना वगैरह, या हाथ हड्डियां तिरछी हो जाना। तो ये कहते हैं जब एक से अधिक पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक रह जाती है, सपोज करें विटामिन सी भी न लें, विटामिन बी भी न लें और काफ़ी टाइम से न लें, तो इसकी कमी होगी, तो उससे हमें रोग हो जाता है। कई सारे रोग के बारे में पढ़ेंगे, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हो जाते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य समझ गए? अभाव का मतलब किसी की कमी, जन्य का मतलब उनसे जन्मे वाले रोग कहलाते हैं। अभाव कमी, जन्य जन्म हुआ, रोग जिनकी कमी से जन्म हुआ है उस रोग का, वो है अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। हमने कहा था प्रोटीन से हमारे शरीर की बढ़ोतरी होती है, तगड़े तंदुरुस्त होते हैं, और अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा? उसकी वृद्धि रुक जाएगी, बौना रह जाएगा, नाटा रह जाएगा, और उसकी जो पतला दुबला पतला रह जाएगा। और भी कुछ रोग हैं जैसे चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों का रंग उड़ जाना, सफ़ेद बाल हो जाना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस दस्त को कहते हैं। त्वचा की बीमारी जो हमारी एलर्जी हो जाती है, ये सब चीज़ प्रोटीन की कमी से हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित है, मतलब वो लंबे समय से इन दोनों को ही नहीं ले रहा, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कि जो बिल्कुल वो उफान पे था, उसकी हाइट बढ़ने वाली थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल पूरी तरीके से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति
बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ। अब देख लो किसी व्यक्ति की कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि वो चला भी नहीं जाएगा उस पर। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां होती हैं। कई सारे विटामिन खनिज लवणों अभाव मतलब इनकी कमी से कई सारे रोग, कई सारी विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी अगले पेज पर है जिसे मैं दिखाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं कल डिटेल में। तो कुछ सारणी में दर्शाए गए हैं जिनकी कि कौन सा विटामिन है, इसमें कमी होगी तो क्या रोग होगा, उसका निवारण कैसा होगा, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। सभी अभावजन्यों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जितने भी अभावजन्य मतलब जितने भी लंबी समय से रुकने के कारण पैदा हुए हैं, उनकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, उनको दूर कैसे कर सकते हैं। जिनकी कमी हुई है उन्हीं को लेना स्टार्ट कर दो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी के साथ, तो वे दूर हो सकते हैं। इस अध्याय में हमने समय से यह जानने की कोशिश करी, समय का मतलब है खुद से यह जानने की कोशिश करी कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यानी कि हम दक्षिण भारत में चले जाएं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा चले जाएं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब चले जाएं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब चले जाएं, लेकिन सभी में खाना अलग अलग है पर पोषक तत्व सभी में समान है। ठीक बात है, हमने ये समझा। विविधता का मतलब है अलग अलग, कि भोजन में इतनी अधिक अलग अलग यानी कि विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण बंटवारा सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह करता है कि हाँ, तुम्हारे भोजन में जो तत्व चाहिए वे हैं। नेक्स्ट पेज है, देखिए ये पूरी टेबल है और ये कुछ प्रमुख शब्द हैं। प्रमुख शब्द मैं करा चुका हूँ, टेबल पढ़ेंगे हम कल। देखिए दोस्तों, आप पर जितना हो सकता है पढ़कर आना। एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनको मैं बहुत मानता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका एक सीक्रेट है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। वो बोलते थे कि अगर तुम आने वाले कल में क्या पढ़ाएंगे टीचर, वो तुम पहले से ही पढ़ कर जाओगे, चाहे कुछ समझ ना हो लेकिन पढ़ कर जाओ, तो उस क्लास में अगले दिन जितने बच्चे बैठे होंगे 100% तय है आपके उन सबसे बच्चों से ज़्यादा समझ में आएगा, आपके सबसे ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। और ये रूटीन डेली अपनाने पर आप एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छी रैंक पा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताने का पर्पस सिर्फ यही था, आप आगे का थोड़ा पढ़ कर आया करें और पीछे का रिवाइज कर आया करें, बस। बाकी या तो मैं करा ही दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे। और हाँ यार, लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।